हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 7 जुलाई के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला, रशिया का तालिबान रेजिम को ऑफिशियल रिकग्निशन देना। दूसरा, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से इंडिया के रिटेलिटरी टैरिफ्स पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तीसरा, जीएम क्रॉप्स पर यूएस का बढ़ता प्रेशर। चौथा, अमेरिका का नया रेमिटेंस लॉ, वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे वन महोत्सव के सेलिब्रेशन की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान रेजिम को लेकर एक बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की। रशिया ने ऑफिशियली तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में रिकग्नाइज कर लिया है। ये 2021 के बाद पहली बार है जब किसी कंट्री ने तालिबान के करंट रेजिम को ऐसा ऑफिशियल दर्जा दिया हो। इसके पहले चाइना भी तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक इनिशिएशन तो कर चुका है, जहां उन्होंने तालिबान की एक एम्बेसडर को बीजिंग में रिसीव किया था। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल तालिबान 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि 2021 में उन्होंने दोबारा पावर कैप्चर किया था। तालिबान का पहला दौर 1996 से 2001 तक था। उस वक्त उनकी सरकार पर अलकायदा जैसे टेरर ग्रुप्स के साथ क्लोज लिंक्स होने का आरोप भी था। अब जब तालिबान को कुछ देश रिकग्निशन देने लगे हैं, तो भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक डिलेमा खड़ा कर सकता है। एक तरफ भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान रेजिम के साथ एंगेज करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच और खासकर उनका स्टैंड ऑन वुमेन्स राइट्स इस रिकग्निशन को जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल बना देता है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, डब्ल्यूटीओ और इंडिया के रिटेलिटरी टैरिफ्स के डिसीजन पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ट्रेड के रूल्स बनाता है और मेंबर कंट्रीज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। आज डब्ल्यूटीओ के 166 मेंबर्स हैं, जो कि दुनिया के 98% देशों को कवर करता है। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ के 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो ट्रेड रिलेटेड लॉस फ्रेम करती है, और एपीलेट बॉडी जो उन लॉस के वायलेशंस को एडजुडिकेट करती है। यहाँ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना भी ज़रूरी है। कोल्ड वॉर के बाद जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो दुनिया ने लार्जली मार्केट इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट कर लिया था। इस ट्रांजिशन को वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं। इस फेज़ में इंडिया ने भी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू कर दिए थे। फिर 1995 में डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ, जिसका एम था दुनिया को एक सिंगल मार्केट में ट्रांसफॉर्म करना, जहाँ गुड्स, सर्विसेज और प्रोफेशनल्स का फ्री फ्लो हो सके। रही बात यूनिफॉर्म ट्रेड लॉस की, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि हर कंट्री अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया राइस एफिशिएंटली ग्रो करता है और चाइना व्हीट एफिशिएंटली ग्रो करता है, तो दोनों अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स के प्रोडक्ट्स ग्रो करके एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड ट्रेड में काफ़ी बैरियर्स होते हैं, जैसे हाई टैरिफ रेट्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज। यहीं पे डब्ल्यूटीओ का मेन रोल आता है, इन बैरियर्स को कम करना और फ्री एंड फेयर ट्रेड इंश्योर करना। अब करेंट न्यूज़ ये है कि यूएस ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स पर टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसके जवाब में इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को नोटिफाई किया है कि वो यूएस के इंपोर्ट्स पर 724 मिलियन का रिटेलिटरी टैरिफ्स लगाएंगे। ये एक लीगली परमिटेड स्टेप है, जिसमें डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क का यूज़ करके भारत अपने ट्रेड इंटरेस्ट डिफेंड कर रहा है। फिलहाल इंडिया और यूएस एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील के एडवांस नेगोशिएशन स्टेज पर है, और ये टैरिफ रिटेलिएशन उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसी टॉपिक पर एक प्रिंस मैट्रिक्स क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स पर यूएस की प्रेशर की। जीएम क्रॉप्स वो होते हैं जहां एक प्रजाति के जीन में दूसरी प्रजाति के जीन इंसर्ट किए जाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस भी कहते हैं। ये मॉडिफिकेशन प्लांट टू प्लांट हो सकती है, या किसी बैक्टीरिया से जीन ट्रांसफर भी हो सकती है, जैसे बीटी कॉटन, जिसमें बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के जीन इंसर्ट किए गए थे इन कॉटन टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। इंडिया में जीएम क्रॉप्स के लिए अप्रूवल प्रोसेस रेगुलेटेड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी जीईएसी इस रेगुलेशन को हैंडल करती है। ये बॉडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत काम करती है। इंडिया में जीएम क्रॉप्स पर फाइनल अप्रूवल एनवायरनमेंट मिनिस्टर के पास होता है। अब जीएम क्रॉप्स के अप्रूवल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बीटी कॉटन को ही कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है अभी तक,
जीएम मस्टर्ड और जीएम ब्रिंजॉल जैसे क्रॉप्स डेवलप तो हो चुके हैं, लेकिन उनका कमर्शियल कल्टीवेशन अभी तक अलाउड नहीं है। फिलहाल यूएस भारत पर प्रेशर डाल रहा है कि वो जीएम सोयाबीन और मेज इंपोर्ट्स के लिए अपना मार्केट ओपन करे। यूएस के जीएम क्रॉप्स कंपैरेटिवली चीप होते हैं क्योंकि उनका यील्ड ज़्यादा होता है और वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं। यहाँ एक पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आ सकती है। इंडिया जीएम बेस्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, लेकिन अपने फार्मर्स को जीएम टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं देता है। इससे इंपोर्ट बिल तो बढ़ता ही है, साथ ही डोमेस्टिक फार्मर्स के लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट्स पर भी इफेक्ट होता है। इसी टॉपिक पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का चौथा टॉपिक है यूएस का नया रेमिटेंस लॉ, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। इस नए लॉ के तहत यूएस कुछ सिलेक्टेड आउटबाउंड रेमिटेंसेस पर 1% टैक्स इंपोज करेगा। ये रूल 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। आपको पता होगा, रेमिटेंसेस भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्स है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसिपिएंट है और 2024 में हमें $100 बिलियन के आसपास रेमिटेंसेस मिले थे। ये इन्फ्लोज हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के करंट अकाउंट का हिस्सा होते हैं और फॉरेक्स रिजर्व्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ रेमिटेंसेस, ये 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल ट्रांसफर्स जैसे गिफ्ट्स और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जैसे एक्सपैट्स की इनकम। यूएस से इंडिया को जो रेमिटेंसेस आते हैं वो हमारे टोटल इनफ्लो का लगभग 27.7% है, यानी नियरली $32 बिलियन 2023-2024 के दौरान। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टैक्स का ओवरऑल इम्पैक्ट मार्जिनल ही होगा। एस्टिमेट किया गया है कि इस टैक्स से लगभग $500 मिलियन तक का फॉर्मल रेमिटेंस लॉस हो सकता है। लेकिन ये पॉलिसी शिफ्ट एक इंडिकेटर है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसी टॉपिक पर एक नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के 5वें और अंतिम टॉपिक की तरफ, वन महोत्सव। वन महोत्सव हर साल भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस ट्रेडिशन की शुरुआत 1950 में हुई, जब प्लांटेशन ड्राइव्स को ऑफिशियली एक नेशनल एक्टिविटी बनाया गया था। तब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी या KM मुंशी ने इस इवेंट को फॉर्मलाइज किया था और जुलाई के पहले हफ्ते को वन महोत्सव वीक डिक्लेयर कर दिया था। इस साल हम 76th वन महोत्सव मना रहे हैं। ये इवेंट हमें याद दिलाता है कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ही काम नहीं है, बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही ज़रूरी है। इसी टॉपिक पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले आपके स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।